हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को यहाँ ऑडिट के बारे में बताने आई हूँ कि ऑडिट कैसा सब्जेक्ट है। हम लोग यहाँ ऑडिट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ऑडिट कहने के लिए तो एक थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी जो मेन चीजें हैं ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे बेस्ड है। ऑडिट में बेसिकली होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी और ऑडिटर उन्हें चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं है। अगर आपको एज एन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करनी है तो बेसिकली आपको मैनेजमेंट की सारी अकाउंटिंग और इन सारी बातों का आइडिया होना चाहिए। हम लोग एज एन ऑडिटर यही चेक करते हैं कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है। वो करेक्ट हैं तो ठीक है, हम मैनेजमेंट को उसके ऊपर रिपोर्ट कर देंगे। और अगर वो करेक्ट नहीं है तो हम मैनेजमेंट को उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो वीकनेस है वो डिस्क्लोज करेंगे। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके ऊपर एक करेक्टिव एक्शन लेगा और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली ठीक कर लेगा। हमारी ड्यूटी जो है वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देने की है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे सामने रिप्रेजेंट हुई है उन्हें ठीक करवाएंगे। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस इसी सब्जेक्ट को डील कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है। ऑडिटर क्या करेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ऑडिटर वो पूरे साल तो ऑडिट नहीं कर रहा, वो कुछ टाइम के लिए जाके उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट करता है। तो ऑडिटर अपना ऑडिट स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातों का बेसिकली ध्यान रखेगा। वो अपने नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट का ध्यान रखेगा और चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते थे या नहीं थे। इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, अब सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो स्टार्टिंग से ही एनालाइज करना चाहती हैं कि उनकी कंपनी में फ्रॉड्स ना हो, उनकी कंपनी में गलतियां ना हो, तो वो अपनी चेकिंग्स बहुत अच्छे लेवल की मेंटेन करके रखती हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा नहीं करती। जिन कंपनी में एक इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, एक इंटरनल चेकिंग सिस्टम अच्छा है, उन कंपनियों में गलतियां होने के चांसेस कम होंगे, तो ऑडिटर उस कंपनी में चेकिंग थोड़ी कम करेगा। और एक ऐसी कंपनी जहां पे कोई चेकिंग नहीं होती, कोई डिटेल में कुछ चेक नहीं किया जाता, वहां पे ऑडिटर एक ज्यादा डिटेल में जाके चेकिंग करेगा, क्योंकि ऑडिटर को एक चीज समझ आ जाएगी कि मुझे ही यहाँ पे सब कुछ चेक करना है, यहाँ पे पहले किसी ने कोई चेकिंग नहीं करी हुई। वहां पे ऑडिटर ज्यादा डिटेल में जाएगा। और एक ऐसी कंपनी जहां पे चेकिंग प्रॉपर होती है वहां पे ऑडिटर थोड़ी कम चेकिंग करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना के देगा। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट करेगा और अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट के आगे रिप्रेजेंट करेगा अबाउट देयर फाइंडिंग्स, कि उसने क्या फाइंड आउट करा, कुछ कमी है या नहीं है, अच्छा ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है। इन चीजों के ऊपर ऑडिटर आगे एक रिपोर्ट देगा। ऑडिट स्टार्ट करने से पहले वो इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट भी करते हैं तो क्या वो अच्छे हैं, रिलायबल है, एफिशिएंट है। अगर एफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं तो वो फिर डिटेल में जाएगा। इंटरनल कंट्रोल्स क्या पूरे साल एग्जिस्ट करते थे या एंड में ही 2-3 महीने के लिए लगा लिए गए थे। और डिपार्टमेंट ने, कंपनी ने, एक मैनेजमेंट ने एक जो अपनी इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया, क्या ऐसा तो नहीं था कि वो लास्ट के 1 मंथ में ही बनाया गया था। इंटरनल कंट्रोल स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करते थे तो दैट मीन स्टार्टिंग से डिटेल में चेकिंग हुई होगी। और अगर इंटरनल कंट्रोल एंड में बनाए गए हैं तो दैट मीन्स 1 महीने की ही एंड में डिटेल में चेकिंग हुई होगी। तो ऑडिटर इन सारी बातों को कंबाइन करके अपना स्कोप डिसाइड करेगा कि मुझे क्या क्या डिटेल में चेक करना है। ऑडिटर एक कंपनी की स्टार्टिंग में नेचर्स देखेगा, ट्रांजैक्शंस की वो किस तरीके का काम करती है, कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी साल से रिलेटेड है या नहीं है। ये सारी चीजें भी ऑडिटर स्टार्टिंग में चेक करके चलेगा। अब एक ऑडिटर अपना स्कोप ऑफ वर्क किस बेसिस पे डिसाइड करता है। ऑडिटर पूरी डिटेल चेकिंग नहीं करेगा, क्योंकि ऑडिटर के पास ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट वो सारी चेकिंग नहीं करता, वो एक सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर चेकिंग करता है। अब सैम्पलिंग बेसिस हम समझते हैं सैम्पलिंग क्या होती है। ऑडिटर के सामने 50 ट्रांजेक्शन है,
ऑडिटर के सामने 50 ट्रांजेक्शन है, ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हो सकता है इन 50 की 50 ट्रांजेक्शन को चेक करे, या वो कहता है कि मैं 50 में से मैं वो ट्रांजेक्शन चेक करूंगा जिनका अमाउंट 1 लाख रुपीज से ज्यादा था। तो उसने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया है कि मैं 1 लाख रुपीज से ज्यादा वाली ट्रांजेक्शन चेक करना चाहता हूँ, ये उसकी सैम्पलिंग है। हो सकता है ऑडिटर कह देता है कि मैं हर चौथी ट्रांजेक्शन चेक करूंगा, ये भी उसका एक सैम्पलिंग का मेथड है कि उसने क्या रखा है मैं हर 4th ट्रांजेक्शन चेक करूंगा। ऑडिटर चाहे तो ये भी कह सकता है कि मैं उन ट्रांजेक्शंस को चेक करूंगा जो महीने की 15th डे को हुई थी या महीने की 7th डे को हुई थी। क्यों? और वो इस तरीके से अपना एक सैंपल डिसाइड कर रहा है। ऑडिटर के पास ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट वो हर ट्रांजेक्शन डिटेल में चेक नहीं करता, लेकिन वो कुछ ट्रांजेक्शंस पिक करता है जिन्हें वो डिटेल में चेक करता है। कुछ ट्रांजैक्शंस पिक करके डिटेल में चेकिंग करना, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो ट्रांजैक्शन उसने चेक करी क्या वो ठीक है, वो इनके ऊपर मैनेजमेंट को रिपोर्ट देगा। अगर उनमें कहीं कमी है तो वो मैनेजमेंट को आगे डिस्क्लोज कर देगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं हमारी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कवर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी कवर होती है बैलेंस शीट, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, और हमारे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बोले तो हमने बैलेंस शीट के एंड में हम शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर दे रहे हैं, हम रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्क्लोजर दे रहे हैं, जो जो चीजें हमारे बैलेंस शीट P&L में आई हम उनका डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि हमारी कैपिटल इतनी थी लास्ट ईयर, अब इतनी इंक्रीज हो गई, ये हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे। हमने इतने का प्रॉफिट अर्न करा और इतना लास्ट ईयर की बैलेंसिंग फिगर थी, ये दोनों ऐड हो गए, ये हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे। कंपनी की पॉलिसीज क्या है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होगा। कंपनी ग्रेचुटी पे करती है या नहीं करती, कंपनी के पीएफ डिस्क्लोजर्स, ईएसआई डिस्क्लोजर्स, ये सारा कंपनी अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देगी। एंड द फिफ्थ वन इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये गवर्नमेंट एंटिटीज के केस में बनता है, ये जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के चलती है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट, ये तो हमारी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। एंड द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारी गवर्नमेंट एंटिटीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बना के चलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या? इट इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट which shows the result of business operations during a particular time period। एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो बता रहा है कि कंपनी इस पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न करके गई या नहीं करके गई, या कंपनी ने लॉस बियर करा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा एक पीरियड की बनाई जाती है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा या नहीं करा, हाउ वेदर द रिजल्ट्स वर अचीव्ड। कंपनी ने एक टारगेट बनाया था, कंपनी ने लास्ट ईयर कहा था कि हम 1 लाख के प्रॉफिट पे हैं, इस साल हम 1.5 लाख कमाना चाहते हैं, तो हाउ द रिजल्ट्स वाज अचीव्ड, कि कंपनी उस रिजल्ट को अचीव कर भी पाई या नहीं कर पाई। एंड हाउ द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द गिवन डेट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014 लिखते हैं हम। तो एक गिवन डेट के ऊपर कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितने एग्जिस्ट करते हैं। P&L से ये डिस्क्लोज हो जाएगा कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा, और बैलेंस शीट एज ऑन गिवन डेट कि कंपनी की फाइनेंशियल एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज कर रही है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बेनिफिट क्या क्या है, क्यों लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहते हैं? कुछ लोगों का ऑब्वियसली अपना मोटिव होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। कौन कौन पर्सन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट ले रहा होगा? ऑब्वियसली कंपनी का मैनेजमेंट जानना चाहता है कि कंपनी जो काम डेली एक्टिविटीज कर रही है क्या वो ठीक तरीके से आगे प्रॉफिट अर्न कर भी पा रहे हैं उनके ऊपर, वो अपनी एक परफॉर्मेंस जानना चाहता है। अगर कंपनी जो काम कर रही है उसमें उसे बेनिफिट नहीं हो रहा तो हो सकता है मैनेजमेंट अपनी काम करने के तरीके में चेंजेस लाएगा, वो थोड़ी अपनी एक्टिविटीज चेंज करेगा कि यार इस तरीके से मुझे काम करके बेनिफिट नहीं मिल रहा, मैं थोड़ा अपना काम करने का सिस्टम चेंज करता हूँ। उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेनिफिशियल है। मैनेजमेंट का मेन इंटरेस्ट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसलिए है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके। ठीक है। सेकेंड, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है। अगर एक कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है तब तो शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल है, तब कंपनी
एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो नेट रिटर्न कंपनी के प्रॉफिट से ही मिल रहा है। तो शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्क्लोजर इसलिए अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि वो एनालाइज कर सकते हैं कि जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया है वो प्रॉफिट अर्न कर भी रही है नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं होगा वो हमारा पैसा लेके भाग जाएगी, हमारे पैसे को लॉस में तो नहीं जा रहा। इसलिए शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। यही रीजन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक एजीएम में या हम न्यूज़पेपर में एजीएम्स के नोटिसेस के थ्रू शेयर होल्डर्स तक प्रॉपर डिस्क्लोज होके पहुंचाई जाती है। ठीक है। थर्ड, लेंडर्स। लेंडर्स ने क्या कर रखा है? लेंडर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसने कंपनी को पैसा प्रोवाइड कर रखा है, बैंकर्स हो गए जैसे हमारे। कोई भी बंदा दूसरे पर्सन को पैसा देने से पहले क्या सोचेगा? वो उसकी एक परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना चाहता है कि ये अगर मुझसे पैसा मांग रहा है, ये कंपनी अगर मुझसे पैसा डिमांड कर रही है, लोन लेना चाहती है, तो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है इस कंपनी को लोन देना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा। ये कंपनी जो मेरे पास मोटिव लेकर आई है, जी हम ये काम करना चाहते हैं, क्या ये उसे कर भी पाएगी? तो कंपनी लेंडर्स क्या जानना चाहते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सिर्फ इसीलिए कि हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। अगर कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है तो कोई भी पर्सन उस कंपनी में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं होता जो ऑलरेडी लॉस इनकर कर रही है। लेकिन अगर कंपनी एक अच्छे रिजल्ट शो कर रही है, कंपनी एक प्रॉफिट मेंटेन करके दिखा रही है कि हाँ हम इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमने फर्स्ट ईयर काम स्टार्ट करा था, हम 1 लाख के मार्जिन पे थे, सेकेंड ईयर हमने 2 लाख करा है, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट डबल हो गया है। अगर कंपनी इस तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने रिप्रेजेंट कर देती है तो उसे मार्केट में लोन मिलने में इजी अवेलेबिलिटी है, उसे मार्केट में इजीली लोन मिल जाएगा। लेंडर्स का मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल पोजीशन जानने में इंटरेस्ट यही है कि वो जिस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं कहीं वो उनका डूब तो नहीं जाएगा। सप्लायर्स, सप्लायर्स का मेन इंटरेस्ट क्या है कंपनी में पैसा लगाने में? वो भी सीधी सी बात है, वो भी कंपनी में की क्रेडिट वर्दीनेस जानना चाहते हैं कि हम इन लोगों को क्रेडिट पे सामान अगर देते हैं, क्रेडिट पे हम इन्हें गुड्स दे रहे हैं, तो कंपनी उस अमाउंट को रीपे कर पाएगी? कंपनी की क्या कैपेबिलिटीज है कि वो उस अमाउंट को रीपे कर पाएगी? अगर कंपनी की प्रॉफिट्स है, दैट मीन्स कंपनी रीपे कर सकती है। उसकी क्रेडिट टर्नओवर रेशियोज एनालाइज करी जाएंगी। कंपनी पे करती है तो क्रेडिटर्स उसे पैसा देने में इंटरेस्टेड होंगे, नहीं तो कंपनी को वो पैसा नहीं देंगे, कंपनी को वो अपने गुड्स देने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मेन इंटरेस्ट क्या है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? गवर्नमेंट का मेन इंटरेस्ट है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो ये देखना चाहती है कि कंपनी प्रॉपर अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे करती है। अगर किसी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उस प्रॉफिट के ऊपर अपना टैक्सेशन अमाउंट पे करे। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि कंपनी ने उस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करा है या नहीं करा। कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज और सेल्स की फिगर आ रही है, गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि अगर इसने सेल्स करी है तो क्या इसने सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स पे करा है। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है अगर कंपनी एक प्रोफेशनल की है, एक सर्विस प्रोवाइडर की है, तो अगर ये सर्विस टैक्स में है तो क्या इस पर्सन ने सर्विस टैक्स चार्ज करा है और क्या वो सर्विस टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। क्या ये पर्सन अपनी टैक्सेशन की पेमेंट करता है या नहीं करता। इसकी परफॉर्मेंस को वो इवेल्युएट कर रही है कंपनी की। गवर्नमेंट उस कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रही है और देख रही है कि वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है जिससे सोसाइटी को लॉस हो रहा हो सकता है कि वो भले ही गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे कर रहा हो लेकिन जो उसका काम हो वो इलीगल नेचर का हो। तो गवर्नमेंट का मेन फाइनेंशियल इंटरेस्ट स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट इस रीजन की वजह से भी है कि वो जानना चाहती है कि वो जो एक्टिविटीज कर रहा है वो बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को तो लॉस नहीं पहुंचा रही, गवर्नमेंट ये भी जानने में इंटरेस्टेड है। एंड द लास्ट वन जो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि हु आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हम पढ़ रहे हैं रिसर्चर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, कि एक रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च करने में भी
फॉर स्टडी रिसर्च एंड एनालिसिस पर्पस। उसके रिसर्चर का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसे आगे एनालाइज करने के लिए चाहिए। एक पर्सन जो रिसर्च कर रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहा है। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं। हमने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी मैनेजमेंट की है। ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग मेथड। वो हर ट्रांजैक्शन डिटेल में चेक नहीं करेगा, वो कुछ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेगा सैम्पलिंग मेथड पर और उन्हें डिटेल में चेक करेगा। अपने ट्रांजैक्शंस डिटेल में चेक करने के बाद वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा अबाउट हिज कंक्लूजन्स, अबाउट हिज फाइंडिंग्स, कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या ओवरव्यू रिप्रेजेंट करती है। ऑडिटर अपना स्कोप डिसाइड करते हुए सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देगा? इंटरनल कंट्रोल्स, कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। कंपनी में अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो ऑडिटर अपना सैम्पलिंग इजीली डिसाइड करेगा, वो डिटेल में कम चेकिंग करेगा। लेकिन अगर कंपनी के कंट्रोल्स ही अच्छे नहीं है तो ऑडिटर ज्यादा डिटेल में चेकिंग करेगा। क्यों? इंटरनल कंट्रोल्स स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करने चाहिए या पूरे साल एग्जिस्ट करने चाहिए, ऑडिटर इस बेसिस पे भी अपना स्कोप डिसाइड करेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल्स पूरे साल एग्जिस्ट करते हैं और एफिशिएंटली एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूटी में पूरे साल एग्जिस्ट, एफिशिएंट एंड कंटिन्यूस है, तब तो ऑडिटर अपना स्कोप कम रखेगा, नहीं तो वो ज्यादा डिटेल में जाके चेक करेगा। ऑडिटर चेकिंग करते हुए सबसे पहले कंपनी के नेचर एंड टाइमिंग्स को भी एनालाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कहा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। और उसके बाद हमने कहा कि किस किस का इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट किस किस पर्सन का है? मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी डेली डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है। शेयर होल्डर्स का, क्योंकि शेयर होल्डर एक ऐसा पर्सन है जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसे बेनिफिट है, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करती तो शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं है। लेंडर्स, बैंकर्स एंड लेंडर्स, वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को फंड्स दे रहे हैं, इसलिए उनका मेन इंटरेस्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानने में, फाइनेंशियल पोजीशन जानने में उनका मेन इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि वो कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पैसा दे रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारा जो पैसा कंपनी के पास जा रहा है क्या वो कंपनी उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइज करके अच्छे तरीके से हमें एक प्रॉपर रिटर्न प्रोवाइड करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, अगर कंपनी को क्रेडिट पे परचेसेस करने की परमिशन दे रहे हैं, वो जानना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि ये कंपनी हमारा पैसा रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कस्टमर्स, कस्टमर का भी मेन ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट क्यों है? वो कंपनी की बिजनेस लायबिलिटी जानना चाहते हैं, उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जानना चाहते हैं कि कंपनी पैसा रीपे कर सकती है, कंपनी की क्वालिटी है या नहीं है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके का एक ओवरव्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि कंपनी अपना टैक्सेशन प्रॉपर पे करती है या नहीं करती, और वो सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे रही है, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं। और रिसर्च होल्डर्स क्या इंटरेस्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? रिसर्च होल्डर्स भी अपनी रिसर्च पर्पस के लिए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं कि कंपनी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, और हमने कहा ऑडिटर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा, ऑडिटर आएगा एनालाइज करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑडिटर होता कौन है और कौन पर्सन है हमारी सोसाइटी में जो ऑडिट कर सकता है। ऑडिट करने के लिए कौन सा पर्सन ऑथराइज्ड है? हमारा कंपनीज एक्ट किसे ऑथराइज करता है? हमारा कंपनीज एक्ट। अगर एक कंपनी का ऑडिट करना है तो चार्टेड अकाउंटेंट, सीए प्रैक्टिसिंग, या वो अपने नाम में प्रैक्टिस कर रहा हो, या एक ऐसी फर्म जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स सीए हैं, वो ऑडिट कर सकते हैं। ओनली द चार्टेड अकाउंटेंट्स, they are the professionally qualified person for the audit of accounts of companies। सिर्फ सीए ही एक ऐसा पर्सन है जो ऑडिट कर सकता है। प्रैक्टिसिंग
एक वो एज एन इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस कर सकता है, और एक हो सकता है कि वो एक पूरी फर्म हो और वो उसमें पार्टनर हो, तो वो उसमें भी प्रैक्टिस कर सकता है। ऑडिटर होता कौन है? जो पर्सन ऑडिट कर रहा है हम उसे ऑडिटर कह रहे हैं। द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर। एक सीए ऑडिटर होगा। सीए इंडिविजुअली अपने नाम पे भी प्रैक्टिस कर सकता है, और सीए एज अ फर्म नेम, अगर एक फर्म है जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो वो उसका एक पार्टनर की तरह भी प्रैक्टिस कर सकता है। अब हम ऑडिटिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ऑडिटिंग होती क्या है। ऑडिटिंग इज एन independent examination of financial information of any entity। independent examination, ये independent वर्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंस रखता है। independent मीन्स ऑडिटर का जो ओपिनियन होगी वो अनबाइस्ड होगी। ऑडिटर की ओपिनियन किसी और की वजह से अफेक्ट नहीं होगी। ऑडिटर अपनी एक एग्जैक्ट ओपिनियन देगा। ऑडिटर इस बात पे अपनी ओपिनियन चेंज नहीं करेगा कि मैनेजमेंट से उसके रिलेशंस कैसे हैं, कि उसे फीस कितनी पे हो रही है। इस बात पे ऑडिटर अपनी ओपिनियन चेंज नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट ओपिनियन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ओपिनियन इंडिपेंडेंट नहीं हुई तो ऑडिट कराने का कोई फायदा ही नहीं है। ऑडिट किस लिए कराया जा रहा है? ताकि हमें पता चल सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर व्यू देते हैं या नहीं देते, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। अगर ऑडिटर की ओपिनियन ही इंडिपेंडेंट नहीं है तो ऑडिट कराने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, एनी एंटिटी के ऊपर भी हम सर्कल आउट कर रहे हैं। एनी एंटिटी में क्या है? हो सकता है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, और हो सकता है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई हमारी ये जो सेल परचेज जिनसे हम रेगुलर बिजनेस के लिए कर रहे हैं, उनका भी ऑडिट होना जरूरी है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो गई, जैसे हमारे ये स्कूल्स हो गए, हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट, इनका ऑडिट होना भी जरूरी है। ठीक है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form। साइज और लीगल फॉर्म, छोटी ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट होगा और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका भी ऑडिट हो रहा है, और जो छोटी कंपनीज है उनका भी ऑडिट हो रहा है। लीगल फॉर्म में भी उनका ऑडिट होगा। एंड व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। इस बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेगा और अपनी एक ओपिनियन देगा उनके ऊपर कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं करती।